शुरू करने वाले हैं वो क्लास जो है आपका 7 का है और ये सोशल साइंस की है। तो इसके अंतर्गत जो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे वो है आपका चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम जो है वो दिया हुआ है प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल की बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मानचित्र 1 और 2 में क्या है वो आप नज़र दौड़ाइए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपको मानचित्र 1 में देखने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपका मानचित्र 1 ये है। ठीक है, ये है आपका मानचित्र 1। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे बोल रहा है आपको क्या कि मानचित्र 1 में अरब भूगोल वेता जो है अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। ठीक है, यानी ये जो पिक्चर है वो 1154 में बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि बनाया गया था, यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, यानी बड़ा मानचित्र बनाया गया उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, चलिए, और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 जो हम लोग आगे देखेंगे, इसमें बताया जा रहा है कि एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, यानी दोनों एक ही इलाके का लेकिन अंतर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, अल इदरीसी ने के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह जहाँ आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। ठीक है, यानी दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ पे आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका के द्वीप ऊपर की तरफ है। जहाज़ों के नाम जो है अरबी में दिए गए और कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं मानचित्र पहला का कुछ पॉइंट दिया हुआ। तो बोल रहा है आपको क्या कि मानचित्र जो आपका सदी के भूगोल वेता जो 12वीं सदी के भूगोल वेता है, जिनका नाम क्या है अल इदरीसी है, का बनाया हुआ दुनिया का नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय महाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। कहाँ से दिखाया गया? तो लैंड से लेकर के आपको समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे हमने बोला था कि ये दूसरा चित्र है, तो देखिए यहाँ पे आपका दूसरा चित्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि ये मानचित्र दूसरा जो है ये 18वीं सदी के आरंभ में गियूलॉम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप बना हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए ये वाली महाद्वीप बनी हुई है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि अब यूपी का कन्नौज खोजने के लिए हमको बोला गया था। मानचित्र 2 जो है इनमें मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। ठीक है, इस कालावधि में उप महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। ठीक है, यानी जो सूचना है वो बदल गई है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। ठीक है, इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का उपयोग करते थे। पहले यही नक्शे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, देख रहे हैं, देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालिए। ठीक है, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखने के लिए बोला जा रहा है इसे किस तरह से दर्शाया गया, और आपको बोला जा रहा है कि इस मानचित्र में तटीय और आपके भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी का जो अंतर, इसमें ख्याल करना, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। ठीक है, इतिहासकार अब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ और उनकी भिन्न भिन्न आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नई
और पुरानी शब्दावली की बात की जा रही है। नई और पुरानी शब्दावली को देखते हैं क्या बात किया जा रहा है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं जो हैं वो भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ठीक है, यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी क्या हुए, बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। ठीक है, यहाँ हिंदुस्तान शब्द बात किया जा रहा है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लाते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहास में नाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय जो है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उप महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। ठीक है, यह प्रयोग जो है 14वीं सदी के कवि जो अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। ठीक है, जो आज हम जोड़ते हैं। ठीक है, पहले नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मध्ययुग में हो, मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहते थे, परदेसी, और फारसी में अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के वनवासी विदेशी होते थे, यानी नगरवासी जो होते थे वो वनवासी, यानी नगरवासी के लिए वनवासी जो थे विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक और जाति परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे से विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, अगला देख लेते, कुछ छुपा छूटा है क्या, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ छूटा नहीं है। चलिए, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको क्या कि इतिहासकार और उनके स्रोत की बात की जा रही है। कह रहा है क्या कि इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगे जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न थी। ठीक है, इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहास का सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। ठीक है, और धीरे धीरे कम करने लगे। इसके बाद आपका क्या बोला कि इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज
हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासक जो थे जन मठ मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों के पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में क्या किया जाता था, रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नविश हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी तो आप जानते होंगे कि यह काम आसानी नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती तो आपको मजबूर होकर के अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए कुछ छोटे मोटे क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, ठीक है, यानी अंतर तो आ ही जाएंगे। हमारे दोस्त की राइटिंग कुछ और हमारी राइटिंग कुछ और, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है, कह रहा है कि पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है, ठीक है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चले जाते हैं, यानी लिखने का स्टाइल बदल दिया या मात्रा छूट गया, ऐसे करके, ठीक है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, ऐसे करके सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल प्रतियाँ पांडुलिपि जो है वो शायद ही कहीं मिलती है, क्योंकि समय के साथ वो नष्ट हो गए होंगे, ठीक है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाए गए प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हेल्प मिल सके कि पहले में क्या लिखा हो तो दूसरे में क्या गलती हो गई। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी की जो इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था, यानी 1358 में लिखा होगा। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी, ठीक है, यानी बाद में मिले होंगे और कोई जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं पड़ा था, ठीक है, दबा पड़ा था। चलिए ऊपर जो भी चीज़ दिया वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पिक्चर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोला कि लिखावट 2 की बात की जा रही है। तो लिखावट 2 में क्या है, तो कह रहे लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियाँ के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक जो होते हैं लिपि बाईं ओर में आपके नस्तलीक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। कस्त लिपि जो होती है जो राइट साइड से लिखी जाती है और आपका नस्तलिपि जो है वो लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, दाईं ओर से अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है, ठीक है। चलिए ऊपर हमारा कुछ चीज़ छूट गया था तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या है, अभिलेखागार की बात की जा रही है। तो अभिलेखागार उसको कहते हैं एक ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों के, जहाँ वे जो है अपने तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कागज़ का मूल्य बता रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ऊपर कुछ छूटा हुआ है, नहीं, चलिए कागज़ का मूल देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि इन 2 प्रसंगों को
की तुलना कीजिए। ठीक है, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, यानी पहले क्या लिखा था ख़त्म हो गया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता है। ठीक है, तो देखिए, तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। ठीक है, यहाँ पे बात किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारा जो है, ये हमने देखा, ये देखा नहीं देखा है। यहाँ पे देखिए ये चित्र बनाया हुआ है, देखिए पांडुलिपि उतारे जा रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र 1 में बोला जा रहा है कि यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक जो है किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार जो है सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर है इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मिला करके। इसके आकार छोटे के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों को प्रयोग लेख में पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, अगला देखिए, देख लेते हैं। नई सामाजिक, यहाँ तक तो हमने देख लिया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि नई सामाजिक और राजनीतिक समूह की बात की जा रही है। तो सन 700 और 750 के बीच 1000 वर्षों तक अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रतियोगी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्र। ठीक है, और बारूद वाले हथियार जिसको बोलते हैं का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, जो इंडिया में आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था। ठीक है, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया। अवसर की समानता में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में ये देखिए आपका जो बना हुआ लकड़ी का पूरा बना हुआ है। ठीक है, जो पहिया का डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पे बात की समुदायों का महत्व बढ़ा। ठीक है, समुदायों का महत्व बढ़ गया। इनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम जो है राजपुत्र यानी राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो लिपिक और मुंशिया का कार्य किया करते थे उनको कायस्थ कहते हैं। अहोम आदि समुदाय ने भी उठाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके इस पूरे काल के दौरान क्या होता है कि जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पे हुआ। ठीक है, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार
मुखियाओं और बाजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। ये लोग जो थे ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, ठीक है, और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। और आपका परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसायों के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगे। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे, ठीक है। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, ठीक है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों के एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या बोला जा रहा है कि, तो यहाँ पे कह रहा है पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण जो होता है इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है उनमें से कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके गांव या शहर में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, ये बात किया जा रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्र और समुदाय की बात की जा रही है। तो क्षेत्र और समुदाय की बात की जा रही है, तो कह रहा है कि चोल जो है वो अध्याय 2 में बात किया जाए। चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और उसमें जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना आगे देख लेते हैं क्या है, सेना के आगे पलायन कर जाते थे, ठीक है। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी दिया हुआ है तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, तो आपको एरिया बताया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पहला जो है डॉट है वो सिविस्तान, उच्च मुल्तान, कलानौर और आपका लाहौर, समाना, सुरसुती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, आपका क्या है गुजरात, देवगिरी और आपका तेलंगाना, तेलंग, द्वार समूह और माबार है, ठीक है। देखिए यहाँ से जो आप जितना भी देख रहे हैं ना, इनका ये सब नाम है, ये सब देख रहे हैं नाम डिनोट किया गया है, ठीक है। ये सब नाम रखा गया है जो 1 2 करके दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बात किया जा रहा है, तो कह रहा है मानचित्र 3 की बात की जा रही है। तो मिस्र के सिहाबुद्दीन अमीरी द्वारा रचित मशालिक अल अबसर फ़ी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली के सल्तनत के अंतर्गत आने वाला प्रांत है ये, ठीक है। ये दिल्ली के अंतर्गत आता था मुग़ल सुल्तनत के कारण। मुग़ल जो ये था मोहम्मद तुगलक के कारण टाइम में जो एरिया दिल्ली सल्तनत में आता था, ठीक है। देखिए
यहाँ जो बात किया जाए भाषा और क्षेत्र की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं यहाँ जो बात किया जा रहा है। तो भाषा और क्षेत्र में दिया हुआ है कि सन 1318 में क्या होता है कि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस क्षेत्र के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री यानी कर्नाटक का जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ पे द्वार समुद्री, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मय बारी जो है वो तमिलनाडु में, गौड़ी जो है वो बंगाल में, अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो है वो दिल्ली के आसपास में क्षेत्र में है। ठीक है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम आदमी नहीं जानते। कौन सा? तो संस्कृत लैंग्वेज को। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषा की एक सूची बनाई और उसी सूची के बारे में आपको बताना है, यहाँ पे बताया गया। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला जाए कि सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनका नाम और संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपने इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, जो चैप्टर 7 होगा उसमें हम लोगों को मिलेगा। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य की खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, ये बात किया जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। ठीक है, और अब क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में मुगल जो है ख़त्म होने वाला था। फलस्वरूप क्या होता है, क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, बल्कि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी। मगर समन्वय की सब क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है पुराने और नए धर्म की बात की जा रही है। इतिहास करके जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का सामूहिक जो है वो स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय की सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे इन समुदायों के सामाजिक संचार बदलता गया, वैसे उनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। ठीक है, अगला देखिए, आज हम जिसे हिंदू कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और राजा समाज में पूर्वोत्तर के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक ने शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट है तो देख लेते हैं इसको। यहाँ तो हमने देख लिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, बोल रहा है क्या कि कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ठीक है,
संरक्षक कहा जाता था, ठीक है। यानी संरक्षक किसको बोला जाता था, तो आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें आपका बोल रहा है कि ईश्वर की परिकल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस पर पुजारी की विशद कर्मकांड के बिना भी भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हम लोग चैप्टर 6 में जानकारी मिलेगी, ठीक है, जो हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। यही युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं शताब्दी में और सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। भारत में पहल 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करना और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि में कुछ भी रही हो, ठीक है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलमाओं को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया तो जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, ठीक है। चलिए, करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी उनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं जो विभिन्न परंपराओं में कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखिए, समय और इतिहासकारों के कालखंडों के विचार की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इतिहास का समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। इनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है, और यदि अतीत को समान विशेषताओं रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युगों और कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत में इतिहास के तीसरे युगों में बांटा, ठीक है। 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन जो है इस प्रकार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, सामाजिक और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहास उसका स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, उसके अलावा शहरी और ग्रामीण गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राजा और साम्राज्य थे, ठीक है। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उससे बोला जा रहा है कि जो क्लास 6 में पढ़े उससे अलग थोड़ा रहेगा क्लास 7 का। उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक उदयों के राज्यों के उदय यानी विस्तार हो गया, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आवागमन
के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न रहा है। 16वीं 18वीं भिन्न रहा, 18वीं से 11वीं भिन्न रहा, और इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। ठीक है, आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक है, यानी परिवर्तन हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल, इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप में के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था जो तो इतनी समृद्ध हो गई है कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और यहाँ पे जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप पढ़ रहे हो आपकी तुलना आप पिछले पुस्तक वर्ष पढ़ी बातें करने की कोशिश करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 6 क्लास में पढ़े हों और जो 7 में पढ़ रहे हैं उसमें अंतर देखिए। जहाँ भी संभव हो यह देखिए कि कहाँ बदलाव हुआ और कहाँ नहीं। आज आप अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डाल करके भी ये देखिए कि और भी कुछ बदला है, अब ऐसा ही है। ठीक है, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका चैप्टर हो गया, आपका जो चैप्टर 1 है 7 क्लास का एनसीईआरटी का। तो आज मैंने जितना भी इसमें था आपका टॉपिक दिया हुआ था मैंने करा दिया है। तो आप इस तरह से सारे टॉपिक को मैं कराने की कोशिश करूँगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।